अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम ज़रा बात करेंगे भारत की। बहुत हंगामा है वहाँ पे एक टॉक शो के बाद, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि नुपुर शर्मा की एक स्टेटमेंट आई और उसके बाद एक हंगामा शुरू हो गया। और हम ये भी देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान के टीवी पे भी उस बारे में बात की जा रही है। साथ-साथ इस्लामिक कंट्रीज़ ने भी इंडिया के साथ कॉन्टैक्ट किया है और कई तरह के दूसरे इश्यूज़ भी चल रहे हैं, मगर साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज सुबह से भी मैं देख रही थी कि हमारे यहाँ के टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम्स के घर जो हैं वो बुलडोज़र के ज़रिए गिराए जा रहे हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसको कैसे रोका जाएगा? क्योंकि एज़ अ पाकिस्तानी मुझे तो ख़ैर लोग समझ सकते हैं कि जी हमें तो शायद अच्छा लगना चाहिए कि भारत में ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि कोई खुशी हुई हो अगर भारत में या किसी भी दूसरी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन ये कि एक तरीका है, एक आदत सी है हमारे यहाँ की, कहना चाहिए साउथ एशियन कंट्रीज़ की, कि हम एक-दूसरे की दुःख और परेशानी पे जो है बहुत खुश होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और एक-दूसरे की परेशानी में हमें उनका साथ देना चाहिए और यही मैं समझती हूँ कि देखकर बहुत अफ़सोस होता है, चाहे हम पाकिस्तानी चैनल्स पे देखें, चाहे हम इंडियन चैनल पे देखें। और जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, साथ-साथ हमने देखा कि एक डमी को भी लेकर और फांसी लगाने की भी जो है वो एक तरह का दिखाया गया सोशल मीडिया पे। साथ-साथ एक दिखाया कि जैसे सर काटा जा रहा है और इस किस्म की अजीब-अजीब किस्म की वीडियोज़ लोगों ने लगाई हैं, जो देखकर अफ़सोस होता है, लोगों की ज़हनियत पे अफ़सोस होता है, लोगों के बिहेवियर पे, और जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत ही अफ़सोसनाक है। लेकिन हम जो है दुआ यही करते हैं और चाहते यही हैं कि अमन हो और ये सारा मसला जो है वो कहीं न कहीं सॉर्ट आउट हो और उसके बाद सब लोग सुकून से रह सकें। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और हमें जी जॉइन करेंगे इंडिया से विक्रम सिंह साहब, जो कि एक्स डीजी यूपी पुलिस हैं। आप सर को सुनते रहते हैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखते हैं और इलाहाबाद या प्रयागराज से भी उनका ताल्लुक है। तो इसलिए मुझे तो अपने कहना चाहिए कि बहुत रिलेटिव से लगते हैं। तो मैं आज उनसे ये समझने की कोशिश करूँगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है और साथ-साथ वो मीडिया जिस चैनल पे ये टॉक शो हुआ वो कितना ज़िम्मेदार है। एंकर उस वक़्त क्या कर रही थी? क्या सो रही थी या क्या जाग रही थी? क्योंकि उन्होंने उस डिबेट को वहाँ पर ही क्यों नहीं रोक दिया जहाँ पे ये बात इतनी आगे तक जा रही थी। और साथ-साथ जो हम बुलाते हैं, बिठाते हैं डिफरेंट रिलीजन के ऊपर डिस्कशन के लिए लोगों को, उनको भी मेरा ख़्याल है देखकर बुलाना चाहिए कि किस किस्म के लोगों को बुला रहे हैं और क्या ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। ख़ैर हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और कैसे हैंडल किया जाएगा। आते हैं टीवी पर देखते ही रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने जय जॉइन हिंद, किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच आरजू मैम, आपने दोबारा मौका दिया खिदमत का। जी, सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला, बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा है आपका तो। लेकिन सर क्या हो रहा है, बहुत अफ़सोस होता है देखकर और अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से जो है लोग आपस में लड़ रहे हों और आपस में एक-दूसरे को जैसे मार देने की धमकियाँ तक दी जा रही हों। और एक टॉक शो से ये बात शुरू हुई, लेकिन आज क्या हाल है सभी देख रहे हैं और उसमें साथ-साथ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो गई। आप क्या क्या देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है और कैसे ये कंट्रोल होगा? बहुत अनफॉर्चुनेट है और मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि हिंदुस्तान जैसे आप हमदर्द हैं, 99% लोग हिंदुस्तान के और दुनिया के हिंदुस्तान के हमदर्द हैं, लेकिन 0.01% लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के बारे में अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स नहीं रखते हैं। ये उनके मिजाज और तबीयत में है कि किस तरीके से हम फसाद और लाकानूनियत फैलाएं, और उनको एक मौका मिल गया एक डिबेट में। मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनको अननेसेसरी पब्लिसिटी मिल जाएगी, एंकर को भी नहीं नाम लूंगा, लेकिन एक डिबेट के अंदर इस तरीके की फसाद की बात का होना ये अपने में ही जहालत दिखाता है। ये सारी दुनिया जानती है। मैं समझता हूं कि मेरी तालीम और परवरिश में कहीं कमी रह गई है अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैं कोई गुस्ताखी करूं। जरूर मेरी तालीम में परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, और ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूं। हर मजहब पवित्र है, पाकीज़ा है, और उसकी शान में गुस्ताखी किसी करने का कोई हक नहीं है। हर मजहबी किताब मुकद्दस है और पाकीज़ा है, और उसके ऊपर किसी को ऐसी
बात नहीं करनी चाहिए जो किसी को ठेस और चोट पहुंचे, और अगर है तो उनकी भी परवरिश में कोई कमी रह गई है। अब जो हालात पैदा हुए, एक टॉक शो, मैंने आपको ये देखा कि टीवी, और जैसे आप शाइस्ता तरीके से सबको अपनी बात कह लेती हैं और ऐसे कहती हैं जैसे मौलाना साहब को हिंदुस्तान के कहा कि बात रह भी गई और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं हुई, बल्कि लोगों ने बड़ा लुत्फ लेके बड़े अच्छे मूड में उसको देखा और आज तक देख भी रहे हैं। लेकिन यहां पर जो शो हुआ, ये 2-2 पैसे के पुजारी मौलाना को बुला के इनके तो मजे आ गए। 4 साल से यहां पर इन मौलानाओं और बाबाओं के तो मौज आ गए। इनको जो कौड़ी का 3 नहीं पूछता था, अब टीवी शोज पे आकर के मोटी फीस लेकर के गाली गलौज करते हैं। मेरा मशवरा होगा, अगर टीवी शोज इतने ज्यादा टेंस हो जाते हैं तो वहां थाने खोल दिए जाएं, जिससे कि अगर हाथ जूतम पैजार और गाली गलौज हो तो पुलिस वहीं पे आके हिकमत अमली से इनको अलग करे और इनको भेजे जेल, क्योंकि इनकी जगह स्टूडियो में नहीं जेल में है। अब उस एक वाक्य को नूपुर शर्मा को लेकर के अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखिए। कानपुर 3 जून जुमे के दिन उन्होंने कहा हम मान लेते हैं, हम 3 को नहीं करेंगे क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सीएम जा रहे थे, एक बहुत बड़ी कॉन्क्लेव हो रही थी, तो हम इसको करेंगे 5 को। वादा खिलाफी करके 3 को ही किया और खूब फसाद हुआ। उसके बाद अगले जुमे को 10 को फिर ये हुआ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ OIC, इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इन्होंने और कतर ने और कुछ मुल्कों ने इसके बारे में अपनी बात कही। बात कहने का सबको अख्तियार है और कहना भी चाहिए, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं उनको दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकने का अख्तियार नहीं है। पहले खुद देख लें उनका इस तरह से रिकॉर्ड क्या है, और अगर रिकॉर्ड उनका माकूल है तभी आपको दूसरे पे उंगली उठाने का हक है। और ये देख लें कि चीन में जरा देख लें, वीगर प्रोविंस में क्या हालात कर दी है इस्लाम की। मुसलमानों की दाढ़ी नहीं रखोगे, रमजान बकवास होता है, वहां पर रिफॉर्मेशन की, कुरान पाक की कुरान खानी नहीं हो सकती है, मस्जिदें जो है नेस्तनाबूद कर दी, उनको वॉशरूम्स में तब्दील करें। वहां के बारे में गौर करें आरजू साहिबा कि किसी के एक लफ्ज नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता? ये दोहरे मापदंड कैसे हैं? और अगर ये हैं तो मैं OIC से भी और बाकी जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे इतना हल्ला गुल्ला किया है, चीन के बारे में जरा एक लफ्ज कहकर को देखें, नहीं कहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, हम तो खुद मुख्तार मुल्क है, हमारे इंतजामिया, हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी एजेंट्स इस पे बिल्कुल काबू पा लेंगे। जिन लोगों ने ये कहा है कि हम अगले जुमे को फिर और कई जुमों पे इसी तरीके से हम करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन, उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब उनका मंसूबा धोखे की एक कागज की नाव एक बार तो चल गई, ये बार बार कटी पतंग और कागज की नाव चलने वाली नहीं है। और इसका माकूल जवाब जिस तरीके से 10 को दिया गया था, उससे भी ज्यादा माकूल दोबारा दिया जाएगा अगर उन्होंने इस तरीके की कोई हिमाकत करने की भी कोशिश की। एक बार तो आदमी धोखा खा लेता है, दोबारा धोखा खाने की मैं समझता हूं गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। जी आरजू साहिबा। लेकिन सर इसमें आप क्या समझते हैं कि किस तरह से OIC की कंट्रीज कैसे इन्वॉल्व हो गई और क्या इनका इन्वॉल्व होना ठीक है? और काफी दिन तो तकरीबन 5-6 दिन इस टॉक शो के बाद जो है किसी को कुछ मालूम भी नहीं था, और फिर अचानक से ये वाकया उठा। साथ साथ मीडिया के ऊपर भी कुछ पाबंदियां होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये काम भी एंकर का होता है कि जिस वक्त इस तरह की डिबेट शुरू हो जाए तो उसको रोक सकें, ब्रेक की जा सकती है, कई तरीके रोकने के। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि रोका नहीं गया, जाने दिया गया। और उसके बाद जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी काफी जो है बहुत ज्यादा ही ओवर रिएक्शन दिखाया है। और इस जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जो पिक्चर्स में देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, कि एक पुतला तक, डमी तक बना के उसको जैसे फांसी देने के बताया जा रहा है। तो इस चीज को अगर आप लोग शुरू से नहीं रोकेंगे, अगर सख्ती के साथ इस चीज को नहीं लोगों को समझाया जाएगा, तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान का है कि ब्लास्फेमी के ऊपर लोगों को मार देते हैं। तो वो उस चीज से बचने के लिए भारत को आपका ख्याल से क्या करना चाहिए? आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है और मैं कोशिश करूंगा कि इसका जवाब बहुत तफसील से मैं दूं आपको। सबसे पहले आपने फरमाया कि ये जब बातें हुई तो पहले तो सब लोग खामोश थे। इसका मतलब ही यही है कि आज के इलेक्ट्रॉनिक और IT के दौर में, इंटरनेट के दौर में, सब कुछ जानते हुए भी हमें लगता है बैकरूम डिप्लोमेसी और बैकरूम स्ट्रैटेजी, दोनों बातें मैं कह रहा हूं, बैकरूम डिप्लोमेसी और बैकरूम स्ट्रैटेजी के होने के बाद तब उन्होंने इसको एक प्रेस्टीज इशू बना करके इसको आगे किया, जिसका कोई पर्पस नहीं था। क्योंकि जो सिग्नेटरीज हैं उनका रिकॉर्ड खुद भी इतना काला है कि उनको तो कहने का
हक ही नहीं किसी तरीके का। आपके इलाहाबाद में कहावत है, अरे सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद होते हैं। उनको कौन सा हक बनता है कि हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठाए? अपना रिकॉर्ड देख लें, उसके बाद बोलने का हक उनको मिलता है। लेकिन जो आपने बातें फरमाई हैं, अगर इसको सख्ती से नहीं निपटा, और जिस तरीके की बात ये उन्होंने कही है नूपुर शर्मा के बारे में, एक पुतला लगा करके फांसी तक दिखाया, और आपने वो नहीं देखा, और मैं चाहता हूं आप देखें भी नहीं, क्योंकि गर्दन काटने तक का जो उन्होंने ड्रिल दिखाई, ये सिविलाइज सोसाइटी में बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये भी मजम्मत करते हुए ये सिफारिश करूंगा कि इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा इस तरीके की हरकत ना करें जो तालिबानी होती है। अब सर आपने वो भी बताया, देखी है मैंने, सर सॉरी आपकी बात काटी, वो भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे लगाए थे, कोई कश्मीर के हैं शायद जिसने वो जी जी, बनाया ग्राफिक्स से, और शर्म भी नहीं आती सर ये। लेकिन वही बात है कि शुरू से अगर आप लोग नहीं रोकेंगे तो ये चीज बहुत बढ़ जाएगी। वजह फरमाया आपने। और इसको शुरू से रोकने के बाद हालांकि कुछ चीजें शुरू हुई हैं, और जमहूरियत के नाम पर इसकी कुछ जो है नुक्ताचीनी भी हो रही है, जमहूरियत के नाम पर के लोग इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी जगह नहीं है। अब ये समझ लिया गया, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो इसको हवा देने की कोशिश करते हैं, ये जानते हुए भी कि बिल्कुल गलत है, नाजायज है, और बिल्कुल इसमें, और आपने जो बात कही है न्यूज एंकर और टीवी चैनल्स की, आपके टीवी चैनल पे, आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको कितना मौका देते हैं, कितनी शाइस्तगी से, शराफत से गुफ्तगू होती है, कभी कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता है। यहाँ तक कि मौलाना साहब को जिस तरीके से आपने एक तरीके से डिमोलिश किया, लेकिन तब भी बहुत अच्छे मूड में गुफ्तगू हुई, और लोग अपना उसको देखते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन इस तरीके की जहां होती है, मैंने तो ये रिकमेंड किया हिंदुस्तान और यूपी गवर्नमेंट को कि जहां जहां स्टूडियोज हैं वहां पर पुलिस थाने और चौकी खोली जाए, और इस तरीके के 2-2 पैसे के मौलाना और पंडितों को बुला के जो बैठा के सर फुटौल गाली गलौज करते हैं, चैनल की जिम्मेदारी क्या? टीआरपी बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है, एंकर का नाम हो जाता है, लेकिन लानत है ऐसे टीआरपी पे, लानत है ऐसे नाम पे। इस तरीके की जहां हरकत होती है, टीवी चैनल की भी जिम्मेदारी है, एंकर की भी जिम्मेदारी है, उन्होंने क्यों नहीं रोका, फेडर डाउन क्यों नहीं किया, इस तरीके की बेहूदगी होने क्यों दी। इसलिए मैं समझता हूं कि जो टीवी चैनल है, एंकर है, और जिन लोगों ने ये किया है, उन सब की ये जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ तो सबसे पहले मुकदमा टीवी चैनल और एंकर के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि ला करके 2 मुर्गे लड़ा देना, तीतर लड़ा देना, और उसके बाद तमाशा देखना। शराफत को बिल्कुल बलाए ताक रख दीजिए, क्योंकि शराफत और शरीफ पैनलिस्ट को देखने के लिए कोई हुजूम नहीं आता है। तीतर अगर लड़ जाए, मुर्गे लड़ जाए, तो उसको देखने के लिए हुजूम तैयार हो जाता है, जो कि हुआ, और कोई बहुत बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि मीडिया की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। मगर उसके बाद सर जो है आपने देखा किस तरह के हंगामे वहां पे शुरू हो गए, और ओआईसी की कंट्रीज भी आ गई बीच में। आखिर उनका क्या रोल है, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका क्या लेना देना? चले पाकिस्तान और भारत तो कभी एक ही था, और अभी भी बॉर्डर आते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं एक दूसरे को, लेकिन ओआईसी की कंट्रीज आके बात कर रही हैं और दूसरे इस्लामिक कंट्रीज आके बात कर रही हैं। तो आपके ख्याल से उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसे हो गई? उनको क्या किसी ने भारत से कांटेक्ट किया या खुद ही आ गए? देखिए, एक ख्याल यहाँ पे ये आ रहा है आरजू साहिबा, कि अमेरिका बहुत नाराज है हिंदुस्तान से। और नाराज क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान अभी भी तेल रूस से खरीद रहा है। अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान रूस से तेल बिल्कुल ना खरीदे, रूस को थोड़ा सा उसके स्क्रूज टाइटन किए जाएं, जिससे कि उसकी माली हालात खराब हो, और यूक्रेन की जंग में अमेरिका का पलड़ा भारी पड़े। हिंदुस्तान ने सुनी नहीं। अब अमेरिका को और कोई मौका तो मिला नहीं, लेकिन अमेरिका कितना फसादी है ये किसी से छुपा नहीं है। तो अपने तो कुछ कर नहीं पाए, तो बड़े मियाँ कुछ नहीं पाए, तो छोटे मियाँ को उन्होंने आगे कर दिया। और ओआईसी कंट्रीज को भी ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने इसमें हिंदुस्तान की मुखालिफत की है, उसके पीछे अमेरिका की डिप्लोमेसी और बैकरूम डिप्लोमेसी, इंक्लूडिंग, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान का भी इसमें हाथ है, जिसमें कि यहाँ हमारे यहाँ फसाद हो। लेकिन जिनकी माइनॉरिटीज पहले, आज से 25 साल पहले 8% थी, आज 0.01% हो गए, उन मुल्कों को कोई हक नहीं कि हिंदुस्तान को ह्यूमन राइट्स के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में बात करें। और अगर दम हो तो जरा चीन के बारे में 2 लफ्ज कह के देखिए, फिर मालूम पड़ेगा आपको आटे दाल का भाव। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, चाइना को तो कुछ भी नहीं कहेंगे ये। मगर सर साथ साथ हमने देखा कि कई लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान के चैनल्स पे तो बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है कि जी मुस्लिम्स के घर तोड़े जा रहे हैं। सर वो क्या बात है? क्योंकि मैंने यही कहा, जिस किसी ने भी मुझसे बात की, मैंने कहा मैं क्योंकि नहीं जानती,
कि वो किस सिलसिले में घर गिराए जा रहे हैं, क्या बात है? तो इसलिए मैंने कोई तबसरा नहीं किया। लेकिन आप क्या कहेंगे सर, ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आरजू साहिबा, आपने बड़ा माकूल सवाल किया। इस पे मैंने 2-3 आर्टिकल्स भी लिखे हैं अंग्रेजी के अखबारों में, और मैं बताना चाहूँगा, मैं पुलिस में रहा हूँ। ये मकान ढहाना कोई आज की बात नहीं है। 47 पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में इस तरीके की जब हरकतें होती थी कि आपने एक तरीके से हुकूमत को एक चुनौती दे दिया, एक चैलेंज कर दिया। तो मैं बात बताता हूँ, मेरठ की 1937 की लोग बताते हैं, बात है कि लोग आज भी बताते हैं उसको, किस्से को, कि एक सिपाही गाँव में गया था और उसको गाँव वालों ने इतना पीटा कि लहू-लुहान होकर के डीएम मथुरा सिंह थे, आईसीएस, उनके घर पे गया, कहा कि हुजूर मुझे इतना मारा, अब मैं शायद बचूंगा भी नहीं, और वो मर गया। मथुरा सिंह ने, अंग्रेज एसएसपी था, विंगफील्ड, फोन का जमाना था नहीं, गए, उन्होंने कहा हाथी बुलाइए, 10 हाथी बुलाए और जाकर के गांव को ऐसा रौंदवाया, वहां के एक एक मकान खत्म हो गए, और जितने थे कि जो बुजुर्ग हैं वो हट जाएं, औरतें हट जाएं। उसके बाद जितने भी 18 साल से लेकर के 25 साल के ऊपर या 40 साल तक के आदमी थे, उनको ले जाके उनकी जो खिदमत की गई पुलिस लाइन में, आप समझ सकती हो कि अंग्रेजों के ज़माने में पठान और जाट सिपाही खिदमत करेंगे तो उनका क्या होगा। आज भी पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ पर जो थाने के रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें लाचिरागी कहते हैं कि लाचिरागी वाला गाँव है, यहाँ पे कोई है नहीं चिराग जलाने वाला। अब हम आते हैं आज के दौर में। 1968 में आपके इलाहाबाद में एडमिनिस्ट्रेटर थे नगर पालिका के, महमूद भट्ट, फौजी थे, अंग्रेजों के ज़माने के फौजी थे, फिर आईएएस में आए, एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो बुलडोजर मैन ही माने जाते थे। वो पहले देख लेते थे कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है, कहाँ कहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ है, और उसमें नोटिस दी जानी। तो 2 कैटेगरीज में आते थे। एक जो सरासर नाजायज डकैती वाले इंक्रोचमेंट्स है, जी कोठी है आपकी, ये मान लीजिए सरकारी जमीन पर है, वहां पे तो कोई किसी जांच की जरूरत है नहीं, वहां पे महमूद भट्ट साहब वैसे ही चलवा देते थे बुलडोजर, नो क्वेश्चन आस्क्ड, कि कल बुलडोजर चलेगा, आप लोग अपनी खवातीन और बच्चों को अलग कर दें, अपने सामान अलग कर लें, कल बुलडोजर चलेगा। और दूसरे जो होते थे जिनके चैनल ऑफ अपील, अगर मान लीजिए कि एक मकान है जिसके नक्शे के बारे में किसी तरह का डिस्प्यूट है और उसने कोई दरखास्त दी है, जब तक उसमें दरखास्त पे फैसला ना हो जाए, वो फैसले में अपील में चला गया, अपील के बाद वो कोर्ट चला गया, जब तक कोर्ट से आखिरी फैसला ना आ जाए और जब तक सारे चैनल ऑफ अपील एग्जॉस्ट ना हो जाए, तब तक बुलडोजर वहां नहीं चल सकता। तो 2 कैटेगरीज हुई बुलडोजर चलने की। एक वो जो सरासर डकैती है, छाती पे मूंग दल्ला है, सरकारी जमीन पे हो, आपकी जमीन पे हो। तो आरजू ने जाके थाने पे कहा, देखिए मैं तो, ये मेरा प्लॉट है, मैं जियारत के लिए गई थी और बगल में एक मवाली था, उसने मेरे कंपाउंड में 2 दुकानें बना ली। तो आरजू मैम का नक्शा देखेगी पुलिस वाले, उनका कहेगा आप अपने मालिकाना हक दिखाइए, आप नहीं दिखा पाए, इसका मतलब आपने फायदा उठाया नाजायज, कि आरजू मैम बाहर गई जियारत के लिए या कहीं, और आपने 2 कमरे खड़े कर दिए रातों रात, वो तुरंत ढहा दिया जाएगा, इसको बुलडोजर चल जाएगा। दूसरा केस जो मैंने आपको बताया कि सरकारी जमीन है, रेलवे की है, पीडब्ल्यूडी की है, कैंटोनमेंट पे है, किसी को रिश्वत दे करके या किसी भी तरीके से रातों रात 2 शेड बना लिए, अपनी फोटो खींच ली कि साहब हम तो यहाँ हाउस टैक्स देते हैं, जैसे प्रयागराज में कहा हम तो हाउस टैक्स देते हैं, हम तो वाटर टैक्स देते हैं। आरजू साहिबा, आपके खाते में अगर मुझे पैसे डालने हो तो पैसा डालने में नहीं पूछा जाता, निकालने में तो पूछा जाता है। पैसा तो कोई कहीं भी डाल सकता है, लेकिन पैसा डालने में, टैक्स भरने में मालिकाना हक नहीं बन जाते हैं। आपने दरअसल ये टैक्स, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स भरा ही इसीलिए जिससे कि आपके कोई मालिकाना हक बन जाए। अब जब डिमोलिश हो रहा तो कहना कि हमने जब हाउस टैक्स भरा, हमने जब वाटर टैक्स भरा, हमसे तब क्यों नहीं पूछा गया। बात बिल्कुल साफ है, आपने जब भरा तो उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। सरकार में पैसा जमा करने के तो 10 रास्ते हैं, लेकिन किसी के खाते से पैसा निकालने का कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन किसी का मालिकाना हक नहीं बन जाता है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन उसको जोड़ा तो उस वाक़ये के साथ जा रहा है। वो ये बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान के चैनल्स पे कि जी क्योंकि एक हंगामा चल रहा है उस टॉक शो को लेकर, तो इसलिए जो मुस्लिम्स हैं, उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है। तो आपका कहना है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो पहले से ही कोई केसेस थे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? पहली चीज ये है कि केस से जोड़ना वो गलत होगा। आप सिर्फ देखिए कि एक मकान है, एक कंस्ट्रक्शन है, वो जायज है कि नाजायज है। अब मैं आपको मैं हिकमत अमली की बात बताता हूं। ऐसे 100 मकान होंगे जो कि नाजायज है, गिराए जाएंगे 3। वो 3 किसके गिराए जाएंगे? जो पत्थरबाजी में और इस तरीके की लाकानूनियत में मुलव्विस हैं। तो कहेंगे साहब सिर्फ मुसलमानों के क्यों? अरे जो पत्थर चला गया उसी के तो होंगे, लेकिन इसके पहले जो फसाद हुए हैं उसमें मेरठ में हिंदुओं के भी गिराए गए,
उसमें मुसलमानों को भी गिराया गया, सबके गिराए गए। सरकार से देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, पाकिस्तान में भी वही रिवायत है, सरकार और पुलिस से कोई लड़ नहीं सकता है। सरकार अगर कमर कस ले तो फिर वो जाकर के जितने सरकारी आपके मुलाजिम हैं उनको बर्खास्त करेगी। जो नाजायज है, नाजायज नहीं भी है तो आरजू मैं आपको बता दूं, दिखा देंगे कि ये बिल्कुल सरासर नाजायज से डिमोलिश कर देगी। इसके अलावा पासपोर्ट कैंसिल कर देगी, जो सरकारी तमाम सहूलियतें हैं उसको कैंसिल कर देगी। इसीलिए कहा जाता है कि भाई सरकार और पुलिस वालों से दुश्मनी ठीक नहीं रहती, सोच समझ के करना चाहिए। और अगर किया है तो ये कह देना कि सिर्फ मुसलमानों का ये गलत होगा। अभी मैं एक डिबेट पे था, हमारे वारिस पठान साहब कह रहे थे कि साहब तो ये टैनी जो हमारे स्टेट होम मिनिस्टर हैं उनके बेटे के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो बुलडोजर नहीं चल, लेकिन ये क्या हमारी कानून, हमारी आइन की खूबसूरती नहीं है कि स्टेट होम मिनिस्टर के लड़के होने के बावजूद उन्हें कोई सहूलियत, कोई राहत नहीं मिली, बल्कि वो भी सलाह के पीछे चले गए, जमानत कैंसिल हो गई। ये खूबसूरती है हमारे कानून की। लेकिन अगर किसी ने पत्थर चलाया है, पेट्रोल बम चलाए हैं, उसने मकान नाजायज दिया तो उसका हिस्सेदार का तो वो तो ढाया ही जाएगा, नाजायज मकान बिना नोटिस के। हालांकि नोटिस इतनी जरूर दी जाएगी कि कल अपने बीवी बच्चों को अलग कर ले, अपना सामान अलग कर ले, क्योंकि ये नाजायज इमारत, इसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसकी मुनादी भी होती है, इसकी नोटिस भी दी जाती है। और अगर इतना मौका भी है कि अगर आप समझते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, कोर्ट जाइए और एक स्टे ऑर्डर लेके आइए। आरजू साहिबा, ये क्या हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि इतने डिमोलिशन हुए और कोई एक भी स्टे ऑर्डर लेने, इतने बड़े बड़े वकील, इतने महंगे वकील जो बात करने के 10 लाख रुपए लेते हैं। अरे कम से कम जाकर के, इतना अगर दर्द है तो जाके एक स्टे ऑर्डर ही ले आके दिखा देते हैं आप। ये बातों से ही सबकी खिदमत करेंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे लास्ट में कि सर इसका कोई हल है? ये सिलसिला कब हमें रुकता हुआ नजर आएगा? कब ये जो हंगामा है ये काबू में आ सकेगा? दूसरा, मेरे बार बार, मुझे असल में आदत है, मैं इलाहाबाद कह देती हूँ बार बार, क्योंकि मेरे फादर यही कहते थे। बहुत से लोग, मेरे इंडियन दोस्त, नाराज हो जाते हैं फॉलोअर्स के, जी प्रयागराज नाम है, आप बार बार इलाहाबाद कह देती हैं। लेकिन ये कि वो नाम से मेरा ख्याल है कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। सर, आप लोग नाम क्यों बदल देते हैं बार बार? और फिर उसके बाद सब गुस्सा भी हो जाते हैं कि क्यों कहा। पहली बात देखिए, आप अपने ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मैं खुद ही इलाहाबादी कहता हूं, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद तो प्रयागराज हाईकोर्ट हुई नहीं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो प्रयागराज यूनिवर्सिटी हुई नहीं, वो अभी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वो अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट है। अब जब से मैंने होठ संभाला, और अगर इलाहाबाद कहता हूं, वक्त लगेगा मुझे उसको प्रयागराज कहने में, लेकिन हकीकत कानूनी यही है कि प्रयागराज है और मुझे प्रयागराज कहने, लेकिन वक्त लगेगा। और अगर जबान से निकल जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि प्रयागराज में और इलाहाबाद में जो फर्क आपने बताया, जो हो रहा है ये पुलिस इसका सलूशन नहीं है। पुलिस एक्शन, और ये एक्शन कॉन्सिक्वेंस तो हो सकता है। ये जो गवर्नमेंट है, जो समाज के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो मौलाना है और असली बाबा लोग हैं, ये जापानी वो नहीं जो पहले बैंक अकाउंट पहले दे देते हैं कि यहाँ पर दान दक्षिणा दो ना, वो नहीं, जिनका इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर हो, जो सोशल लीडर्स हों, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, कम्युनिटी पुलिसिंग के एक्सपेरिमेंट्स, लोगों को मिलकर के हमवार करना है। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में यह है कि हिंदू मुस्लिम को दोनों को एक साथ रहना है, एक बाईं आंख एक दाहिनी आंख है, और दोनों को एक तरीके से अच्छाई से देखना है, और कोई एक दूसरे के कॉस्ट नहीं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसलिए दोनों को अगर साथ रहना है, दोनों के एल्डर्स को साथ आना पड़ेगा, और जो लाकानूनियत और जो इस तरीके की फसादी बात करते हैं उनसे अपने को दूरी बना करके उनसे परहेज करना होगा। पुलिस एक्शन तो एक सर्जरी है, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और साथ साथ मीडिया को भी एहतियात करनी चाहिए, और मीडिया को भी देखना चाहिए कि वो किन लोगों को बुला रहे हैं और क्या बात होने दे रहे हैं, ताकि इस तरह की सिचुएशन दोबारा देखने में ना मिले। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। आदाब, खुदा हाफिज। थैंक यू।